नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेस में। आज हम जीके के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो पिछले 5 साल में जीबीटी टेट के एग्जाम्स में आए हुए हैं। आप सभी को पता है जो बीएड वाले स्टूडेंट्स हैं अब उन्हें जो है जीबीटी से बाहर कर दिया, यानी जीबीटी का जो है एग्जाम्स वो नहीं दे सकते। तो कंपटीशन सिर्फ जीबीटी वाले स्टूडेंट्स के बीच में रह गया। जीबीटी कमीशन देने से पहले आपको जीबीटी टेट जो है उसे क्वालिफाई करना होता है, जिसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप जनरल कैटेगरी है तो 90 आपको ठीक करने होते हैं, अगर अदर कैटेगरी है तो 82 क्वेश्चन आपको ठीक करने होते हैं। तो 150 में से भी 30 क्वेश्चन जो आते हैं आपके वो जीके के आते हैं। अब जीके में आपका सब कुछ आता है, जैसे साइंस हो गया, इंडियन जीके हो गया, हिमाचल जीके हो गया, तो ये तीनों चीजें आपकी जीके में रहती है। तो प्रीवियस 5 ईयर्स के जो भी जीके क्वेश्चन पूछे थे वो मैंने इस पीडीएफ में डाल दिए हैं। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप से जो है एग्जामिनर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है और आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, यानी अगर आप एग्जाम देने वाले हो तो आपको किस वे में जो है अपनी तैयारी करनी चाहिए। तो बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज स्पीड ऑफ सनलाइट। तो ये देखिए साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है। सूर्य की प्रकाश की गति क्या है, तो स्पीड ऑफ सनलाइट आपको बताना है। इजी सा क्वेश्चन है। 3 इंटू 10⁵ होती है, 3 इंटू 10⁶ होती है, 3 इंटू 10⁸ या 3 इंटू 10⁴। तो बताइए फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा। फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 3 इंटू 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड। ये आपकी सनलाइट की स्पीड है। अगर पूछे जो सन है उसकी किरणों को अर्थ पे पहुंचने में कितना टाइम लगता है, तो 8 मिनट के अराउंड लगते हैं। तो ये बेसिक सी चीज़ें आपकी साइंस में पूछी जाती है। अगर आप एक लूसेंट की बुक भी ले लोगे वहाँ से आपकी इंडियन जीके और साइंस कवर हो जाएगी, और हिमाचल जीके के लिए आपको हिमाचल दर्पण लेनी है। तो जीके आपका बहुत इजी लेवल का जो है जीबीटी टेट में पूछा जाता है, और आप इसे पहले अटेम्प्ट में भी क्वालिफाई कर सकते हो क्योंकि इतना हाई लेवल नहीं रहता। क्वेश्चन 2 देखिए, विच इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। तो पृथ्वी की प्राकृतिक उपग्रह का नाम बताना है आपको। मार्स है, मून है, आर्यभट्टा है या इनसैट है। तो बताइए जो पृथ्वी है उसकी नेचुरल सैटेलाइट कौन सी है। तो सेकंड का राइट आंसर क्या होगा। सेकंड का जो राइट आंसर है वो है मून। तो एक लौती जो नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की वो मून है, ठीक है। बाकी तो आर्यभट्टा होगी, इनसैट होगी, ये मैन मेड है, इंसानों द्वारा बनाई गई है। मगर जो प्राकृतिक तौर पे यानी नेचुरल जो सैटेलाइट है वो कौन सी, वो मून ही है, और एक लौती नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की। थर्ड देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, When did the first man step on moon। तो चंद्रमा पर जो प्रथम मनुष्य था जिसने कदम रखा था वो कौन था। तो बताइए कौन था। कौन नहीं पूछा, आपसे पूछा है कि कब रखा था। तो 1962 में, 1965 में, 1967 में या 1969 में। तो बताइए जो फर्स्ट स्टेप मून पे किसी इंसान ने रखा था वो कब रखा था। तो क्वेश्चन 3 का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन 3 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, 1969। तो 1969 में जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे उन्होंने जो है मून पे पहला कदम रखा था, और पहले ऐसे इंसान बने थे जो मून पे गए थे। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग नाम याद रखना, और इन्होंने कब रखा था, 21 जुलाई 1969 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ है, इन विच ईयर द नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना कब हुई थी। 1880 में, 1885 में, 1888 में या 1890 में। तो बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन है। जितने भी मैंने जो प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन देखे बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी आप उनको अटेम्प्ट कर सकते थे इजीली। तो देखिए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसे फाउंड कब किया गया था, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो फोर्थ का जो राइट आंसर है वो है 1885। तो 1885 में जो एयू ह्यूम थे उन्होंने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस को फाउंड किया था 1885 में। फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन बी है। फिफ्थ देखिए, हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन। तो आपको बताना है जो रामकृष्ण मिशन है उसके फाउंडर कौन थे, उसके संस्थापक कौन थे। विवेकानंदा, परमहंसा, टैगोर या सवारकर। तो बताइए फिफ्थ का राइट आंसर क्या है। फिफ्थ का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, विवेकानंदा। तो जो स्वामी विवेकानंदा थे उन्होंने रामकृष्ण मिशन फाउंड किया था। कब किया था, 1897 में किया था। कहाँ पर किया था, बेलूर में किया था, ठीक है। ये बेलूर आपका कलकत्ता में पड़ता था। तो वहाँ पर उन्होंने रामकृष्ण मिशन जो है उसे फाउंड किया था 1897 में। किसने, स्वामी विवेकानंद ने। अगर आप एचपी टेट जीबीटी की तैयारी कर रहे हैं, यानी जीबीटी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारा ऑनलाइन कोर्स भी ले सकते हैं। नीचे हमारे ऐप का लिंक दिया है, वहाँ पर मैंने कंप्लीट कोर्स बना रखा है जिसमें आपको प्रीवियस 10 ईयर के जो है सॉल्व पेपर मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, आपको हर एक सब्जेक्ट के जो है रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे। एक कंप्लीट सोर्स रहेगा जिसके बाहर आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। तो काफ़ी मेहनत से जो है आपके लिए कोर्स बनाया गया, और ऐसा है जीबीटी टेट का एग्जाम इतना मुश्किल नहीं है, आप इजीली उसे क्वालिफाई कर सकते हो, वो भी फर्स्ट अटैम्प्ट में। मेन आपका कमीशन रहता है, ठीक है। कमीशन में जो है आपको अच्छा परफॉर्मेंस देनी होगी तभी आपकी सिलेक्शन होगी। टेट तो मैक्सिमम स्टूडेंट का क्वालिफाई हो ही जाता है। क्वेश्चन 6 देखिए, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का आपको रासायनिक सूत्र बताना है। Na2CO4 है,
NaHCO3 है, NaCl है या Na2SO4 है? तो बताइए जो बेकिंग सोडा होता है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? ये तो नमक का है, NaCl किसका होता है? नमक का। बेकिंग सोडा का क्या होता है? NaHCO3। तो ये बेकिंग सोडा का जो है केमिकल फॉर्मूला है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला पूछा था, वो क्या है? NaHCO3। चलिए क्वेश्चन 7 देखते हैं। व्हाट इज द कॉज ऑफ टाइड्स? तो जो अर्थ में टाइड्स आती है वो किसके कारण आती है? ड्यू टू सी वेव्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून एंड अर्थ, ड्यू टू शिप्स या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अर्थ में जो टाइड्स आती है वो किस वजह से आती है? जो समुद्र में टाइड्स देखी होगी वो किस वजह से आती है? वो आती है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून एंड अर्थ। तो मून और अर्थ का जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसकी वजह से जो है अर्थ में टाइड्स आती हैं। क्वेश्चन 7 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। साइंस के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जीके में जो मैंने देखा साइंस के आपका जो है ज़्यादा पार्ट पूछा जा रहा है, तो साइंस पे आपको फोकस करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि हाई लेवल का ईजी पूछ रहे हैं, मगर साइंस थोड़ा ज़्यादा पूछा जा रहा है। क्वेश्चन 8 देखिए, व्हाट इज एपीकल्चर? तो एपीकल्चर क्या है? मधुमक्खी पालन क्या है? तो सिल्कवॉर्म कल्चर है, पोल्ट्री फार्मिंग है, फिश फार्मिंग है या हनी बी कल्चर है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। पढ़ते ही पता लग रहा है आपको कि एपीकल्चर क्या है, मधुमक्खी पालन, वो है हनी बी कल्चर। तो इसमें आपकी मधुमक्खियां उन्हें पाला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन 8 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 9th है, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर? तो वाटर का आपको पीएच वैल्यू बतानी है। 5 है, 6 है, 7 है या 8 है? तो जो वाटर है ना ही वो एसिड है ना ही वो बेसिक है, ठीक है ना, एसिडिक है ना बेसिक है, वो बीच में आता है। बीच वाली वैल्यू कौन सी होती है? 7 होती है, ठीक है। तो 7 की अगर 0 वाली तरफ जाएगा तो एसिडिक हो जाता, अगर 7 से 14 वाली तरफ चल जाए तो बेसिक हो जाता है। ये 7 पे ना एसिडिक ना बेसिक, एकदम बीच में न्यूट्रल है, ठीक है। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 10th है, व्हाट इज द रेंज ऑफ ह्यूमन हियरिंग? तो जो ह्यूमन है वो कौन सी जो साउंड है उसे सुन सकते हैं? कौन सी साउंड की जो है, यानी किसके बीच में साउंड होते हैं उसको सुन सकते हैं? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, 20 हर्ट्ज से 2,000 हर्ट्ज तक, 20 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज तक या 20 हर्ट्ज से 25 हर्ट्ज तक? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक का जो साउंड है उसे हम सुन सकते हैं। तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक का जो साउंड है हम उसे सुन सकते हैं। 11th क्वेश्चन देखिए, इन विच स्टेट इज ओणम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो ये जो ओणम त्यौहार है आपको बताना है कौन सी स्टेट में जो है मनाया जाता है? केरला में, राजस्थान में, असम में या गोवा में? तो बताइए 11th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? 11th का जो राइट आंसर है वो है केरला। तो जो केरला स्टेट है वहां पर ये ओणम फेस्टिवल मनाया जाता है। 11th का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में ये पीडीएफ मिल जाएगी, आप इसे खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और पीडीएफ के साथ आपको आंसर वाली पीडीएफ भी दे दूंगा, खुद चेक भी कर सकते हो कि कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए। तो सारे प्रीवियस 5 ईयर्स के जीके क्वेश्चन मैंने इस पीडीएफ में डाल दिए। डिस्क्रिप्शन में आपको जो है इसका लिंक भी मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके आप खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हो। बाकी अगर वीडियो देखनी होगी तो वीडियो को भी जो है आप देख सकते हो। बस वीडियो को लाइक कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच सके। बाकी पीडीएफ तो आपको मिल जाएगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर एक सब्जेक्ट की बनाऊंगा, हिंदी की भी, इंग्लिश की भी होगी, मैथ्स की भी होगी, आपकी साइकोलॉजी की भी होगी, तो आपको एक आइडिया लग सके कि एग्जाम की तैयारी आपको कैसे करनी है। पिछले 5 ईयर का जो ट्रेंड है वो कैसा चला आ रहा है, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और अगर आप पहली बार जेबीटी टेट दे रहे होंगे तो आप पहली बारी में भी उसे जो है क्रैक कर पाएंगे। बस आपको ये सीरीज देखनी होगी, हर एक सब्जेक्ट में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो आज तो हम जीके कर रहे हैं। क्वेश्चन 12 देखिए, इन विच स्टेट इज सोमनाथ टेम्पल लोकेटेड? तो सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा में है, गुजरात में है, केरला में है, कर्नाटका में? तो बताइए जो सोमनाथ टेम्पल है ये कहाँ पर है? ओडिशा में, गुजरात में, केरला में या कर्नाटका में? 12th का राइट आंसर क्या है? 12th का जो राइट आंसर है वो है गुजरात। तो जो गुजरात स्टेट है वहां पर आपका ये सोमनाथ टेम्पल पड़ता है। 12th का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 13 देखिए, टोडरमल वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ? तो ये टोडरमल है ये किसके वित्त मंत्री थे? अकबर के थे, जहांगीर के, बाबर के या शाहजहां के? तो टोडरमल जो है ये किसके फाइनेंस मिनिस्टर थे यानी वित्त मंत्री थे? तो 13th का जो राइट आंसर है वो है अकबर। तो अकबर के जो ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, कौन? टोडरमल। 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 14 क्वेश्चन देखिए, इन विच सिटी इज गोल्डन टेम्पल लोकेटेड? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी को पता है। जो स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल है वो कहाँ पर पड़ता है? जयपुर में, अमृतसर में, पटियाला में या पटना में? तो पंजाब में पड़ता है। पंजाब में कहाँ पड़ता है? अमृतसर में पड़ता है। तो गोल्डन टेम्पल कहाँ पड़ता है? ये अमृतसर में पड़ता है। 14 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 15 देखिए, व्हेन डिड वास्को डिगामा रीच इंडिया? तो जो वास्को डिगामा थे ये कौन थे? ये फर्स्ट यूरोपियन थे जो भारत आए थे समुद्र से। तो आपको बताना है ये भारत कब आए थे? 1490 में, 1494 में, 1496 में या 1498 में? तो बताइए वास्को डिगामा जो पहले यूरोपियन थे जो भारत आए थे समुद्री मार्ग से, वो भारत कब आए थे? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है 1498। क्वेश्चन 15 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 16,
वेयर इज जंतर मंतर लोकेटेड, तो जो जंतर मंतर है ये कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में, जयपुर में, उज्जैन में या ऑल ऑफ द अबव में। तो जो आपका जंतर मंतर है ये तीनों जगह में मिलता है, दिल्ली में भी है, जयपुर में भी है, उज्जैन में भी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। तो जंतर मंतर कहाँ है, दिल्ली में भी है, जयपुर में भी है और उज्जैन में भी है। तो इसका राइट आंसर ये होगा। 17 क्वेश्चन देखिए, वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज, तो जो पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है उसका बल कितना है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू पूछ रहा है। 9.8 है, 9.2 है, 8.9 है या 8.2 है। तो बताइए, सिंपल साइंस का क्वेश्चन है, ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू है वो कितनी है। तो 17 का जो राइट आंसर है वो है 9.8, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी वैल्यू है। तो 9.8, तो ये आपने याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि जो मून है उसमें जो है ग्रेविटेशन कितनी है, तो वो अर्थ की 1/6 है, ठीक है, 1/6 है। यानी अगर आप 9.8 को 1/6 यानी 6 से डिवाइड करोगे 9.8 को, तो क्या आएगा, 1.6 आंसर आएगा। यानी जो मून है वहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू कितनी है, 1.6 है। ये अर्थ का जो है 1/6 पार्ट है, ठीक है, अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका 1/6 पार्ट है। तो कभी कभार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि आपकी मून की पूछ लेते हैं, तो अभी तो फिलहाल हमें अर्थ में पूछी थी ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू, वो 9.8 है। 18th है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको बताना है बिजली की उत्पन्न करने के लिए कौन सा उपकरण जो है उसका उपयोग किया जाता है। तो जनरेटर से बिजली को जो है जनरेट किया जाता है, गैल्वेनोमीटर से, एमीटर से या वोल्ट मीटर से। तो बताइए कौन सा जो है इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। तो 18th का राइट आंसर क्या है, 18th का जो राइट आंसर है वो है जनरेटर। तो जनरेटर होता है वो क्या करता है, ये क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है। तो जनरेटर जो होता है इससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी है उसे जनरेट किया जाता है। तो 18th का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 19 देखिए, विच पार्ट ऑफ आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इमेज फॉर्मेशन, तो आंख का कौन सा भाग जो है छवि निर्माण के लिए जो है उत्तरदायी है। तो बताइए कौन सा पार्ट है, इमेज फॉर्मेशन कहाँ होती है आई में, कॉर्निया में होती है, आइरिस में, प्यूपिल में या रेटिना में। तो बताइए कौन सा पार्ट जो है रिस्पॉन्सिबल है इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो 19 का राइट आंसर क्या है, 19 का जो राइट आंसर है वो है रेटिना। तो जो रेटिना है उसकी वजह से जो है आई में जो है इमेज फॉर्म होती है। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन डी रेटिना है। अगर आपसे पूछते हैं कि आई डोनेशन में कौन सा पार्ट जो है दिया जाता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, पुलिस का एग्जाम था शायद, उसमें पूछा गया था कि जो आई डोनेशन होती है उसमें आई का कौन सा पार्ट देते हैं, तो कॉर्निया जो है वो देते हैं, ठीक है, कॉर्निया को जो है आई डोनेशन में दिया जाता है। यहाँ पूछा था इमेज फॉर्म किसकी वजह से होता है, तो रेटिना की वजह से आई में इमेज जो है फॉर्म होती है। तो क्वेश्चन 19 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए 20 देखिए, ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो जो ब्रेन है वो किसके लिए जिम्मेदार है, ठीक है, थिंकिंग के लिए है, हार्ट बीट के लिए है, बॉडी बैलेंस के लिए या ऑल ऑफ द अबव। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सब बता सकते हैं, जो सोचते हैं वो भी ब्रेन की वजह से सोच रहे हैं, हमारे दिल की धड़कनें भी ब्रेन की वजह से चल रही है, ताकि हमें पता लग रहा है कि हाँ जो ब्रेन को मतलब सिग्नल आ रहा है, ब्रेन सिग्नल भेजता है हार्ट तक कि हाँ जो बीट करना है, हार्ट को ऑक्सीजन लेना है, बॉडी का जो बैलेंस है वो भी सब कुछ आपका जो है माइंड से ही हो रहा है। तो ब्रेन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। अगर इंसान में ब्रेन ही नहीं होगा तो इंसान का जीवित रहने का कोई है ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं बनता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। 21 देखिए, व्हेन डू वी सेलिब्रेट वर्ल्ड वाटर डे, तो जो विश्व जल दिवस है वो कब मनाया जाता है, 20 मार्च को, 22 मार्च को, 28 मार्च को या 30 मार्च को। तो बताइए जो वर्ल्ड वाटर डे है उसे कब मनाया जाता है। क्वेश्चन 21 का राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन 21 का जो राइट आंसर है वो है 22 मार्च। तो वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, वो 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड अर्थ डे पूछता तो वो कब मनाते हैं, 22 अप्रैल को मनाते हैं। तो 22 अप्रैल को आपका वर्ल्ड अर्थ डे होता है। और इसमें पूछा था वर्ल्ड वाटर डे, वो कब मनाते हैं, 22 मार्च को मनाया जाता है। तो डेट्स नीचे आपको कौन से डे जो है कौन सा दिन मनाया जाता है, ठीक है। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है, जो है आपका एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, तो ऐसे सारे डेज आपको पता होने चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। क्वेश्चन 22 देखिए, विच एसिड इज प्रेजेंट इन द स्टिंग ऑफ आंट, तो जो चींटी का डंक है उसमें कौन सा अम्ल जो है मौजूद होता है। तो कौन सा होता है, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड या लैक्टिक एसिड। तो बताइए जो चींटी होती है उसके डंक में कौन सा एसिड होता है। तो क्वेश्चन 22 का राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है फॉर्मिक एसिड। तो जो चींटी होती है उसके डंक में कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। तो क्वेश्चन 22 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। क्वेश्चन 23 देखिए, इन विच ओशन नर्मदा रिवर फॉल्स, तो जो नर्मदा नदी है वो कौन से महासागर में गिरती है, अरेबियन सी में, इंडियन ओशन में, बे ऑफ बंगाल में या नन ऑफ दीस में। तो आपको अगर इसका आंसर फाइंड करना होगा तो आपने कभी ज्योग्राफी पढ़ी होगी, तो ज्योग्राफी में बोला जाता है नर्मदा
और दो रिवर है नर्मदा और ताप्ती, ठीक है। ये दो रिवर है, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, यानी ये कौन सी डायरेक्शन में जाती है, जैसे ये नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है, तो ये वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। और वेस्ट में अगर आप देखोगे कभी इंडिया का मैप तो कौन सा महासागर है, वहाँ अरेबियन सी है, ठीक है। वेस्ट में आपका अरेबियन सी है, अगर ईस्ट में देखोगे तो बे ऑफ बंगाल वाला एरिया है, ठीक है। तो जो आपकी नर्मदा और ताप्ती है कौन से महासागर में गिरेगी, अरेबियन सी में, क्योंकि वो वेस्ट वाली साइड है और ये दोनों रिवर्स वेस्ट फ्लोइंग है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, अरेबियन सी में जो है नर्मदा रिवर गिरती है। नेक्स्ट देखिए 24, अकॉर्डिंग टू एरिया विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो बताइए सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। तो देखिए इतने इजी लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फिर आप बोलोगे कि हाँ जेबीटी टेट पहले अटेम्प्ट में नहीं निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा, जब पेपर ही आपको बहुत ईजी आ रहा है। हिंदी इंग्लिश आप अगर हर एक सब्जेक्ट देखोगे ईजी लेवल का पूछा जा रहा है। अगर आपने तैयारी नहीं की, अभी स्टार्ट कर रहे हो, तब आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, मगर जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, उनको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आती। टेट तो मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो क्वालिफाई कर ही लेते हैं, और अभी जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो कमीशन के लिए एलिजिबल हैं, यानी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो कमीशन जो है जेबीटी का आने वाला है, तो उसकी तैयारी में लगे हैं। तो अभी जेबीटी टेट आ रहा है, इस बार आपको निकालना ही होगा, क्योंकि कमीशन आपका कभी भी आ सकता है। तो अगर उससे पहले टेट अगर आपका क्वालिफाई हो गया तो आप भी कमीशन के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो टेट अभी आपका होने वाला है नवंबर में, तो उसे आपने निकालना है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू एरिया विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या आंध्र प्रदेश। तो 24 का राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है राजस्थान। तो राजस्थान जो है इंडिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट स्टेट है। 25 देखिए, वट इज दक्षिण गंगोत्री। तो दक्षिण गंगोत्री क्या है आपको बताना है, रिवर है, डैम है, मिसाइल है या रिसर्च सेंटर है। तो बताइए दक्षिण गंगोत्री क्या है, ये एक रिसर्च सेंटर है। ये कहाँ पर है, आपका अंटार्कटिका में, इंडिया ने जो है अंटार्कटिका में बनाया है दक्षिण गंगोत्री, ये एक रिसर्च सेंटर है। तो क्वेश्चन 25 का आंसर ऑप्शन डी है। पूरी सीरीज बनाऊंगा हर एक सब्जेक्ट की, आपको प्रीवियस 5 ईयर्स का ट्रेंड बताऊंगा। अगर आप इस सीरीज को भी देखोगे तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपके टेट की जो तैयारी है वो अच्छी हो जाएगी। बाकी तो थोड़ी तैयारी आपको खुद भी करनी पड़ेगी, मगर बहुत अच्छे चांसेस हो गए आपके इस बार टेट निकालने के। तो आज जीके वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, अच्छे से देख लो कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। विच कंट्री हैव द कॉमन बॉर्डर विद उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। तो अब आपको देखिए ये स्टेट्स बता रखिए, उत्तराखंड हो गई, यूपी हो गई, बिहार हो गई, वेस्ट बंगाल हो गई, सिक्किम। ये कौन सी जो है कंट्री उसके साथ कंट्री शेयर करते हैं। तो चाइना को टच कर रहे हैं, भूटान को टच कर रहे हैं, नेपाल को या म्यांमार को। तो इंडिया का मैप देखोगे वहाँ पर आप देखोगे जो नेपाल है उसको ये सारी स्टेट्स जो है टच करती है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। तो ये नेपाल को टच करती हैं। 26 का राइट आंसर सी नेपाल। इन इंडस्ट्री लाइमस्टोन इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल। तो जो लाइमस्टोन चूना पत्थर है वो कहाँ पर उपयोग किया जाता है, किस चीज को बनाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है, एल्यूमिनियम, सीमेंट, शुगर, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर 27 का जो राइट आंसर है वो है सीमेंट। तो जो सीमेंट है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में जो है लाइमस्टोन एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। 27 ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखिए 28 डैश इज अ रबी क्रॉप। तो आपको बताना है इनमें से रबी की फसल कौन सी है, वीट है, राइस है, सोयाबीन है या मेज है। तो रबी क्रॉप कौन सी होती है, जो विंटर सीजन में आपकी उगाई जाती है, ठीक है, सोन करी जाती है, विंटर सीजन में उन्हें लगाया जाता है, तो विंटर क्रॉप भी बोलते हैं। तो वो कौन सी है, आपकी वीट है। तो रबी क्रॉप, खारिफ क्रॉप, ये आपको पता होना चाहिए कौन सी जो है, इनके एग्जाम्पल्स आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन 28 का राइट आंसर रबी क्रॉप कौन सी है, वीट है। 29 देखिए, अमंग द फॉलोइंग ब्लैक सॉइल इज मेजरली फाउंड इन। तो जो ब्लैक सॉइल है वो प्रमुख तौर पे कौन सी जगह पे पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में, गुजरात में, राजस्थान में या पंजाब में। तो क्वेश्चन 29 का राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन 29 का जो राइट आंसर है वो है गुजरात। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, जो आपका डेक्कन प्लेट्यू वाला एरिया है वहाँ पर जो है आपका ब्लैक सॉइल पाया जाता है। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि कौन सी आपकी जो चीज़ है वो ब्लैक सॉइल में उगाई जाती है, तो वो कॉटन है, ठीक है। आपको बोलेगा कि हाँ ब्लैक सॉइल में इनमें से कौन सी उगेगी, तो कॉटन जो है आपकी ब्लैक सॉइल में उगाई जाती है। तो यहाँ तो हमसे पूछा था ब्लैक सॉइल मेजरली कहाँ मिलता है, तो वो गुजरात में मिलता है। 30 क्वेश्चन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच स्टेट। तो जो ये आपकी कर्क रेखा है ये किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। तो ये आपको बताना है। अगर आपने पढ़ा होगा तो 8 स्टेट्स हैं जिनसे जो कर्क रेखा है वो गुजरती है। तो राजस्थान, ओडिशा, छत्तीसगढ़ या त्रिपुरा। तो बताइए कौन सी जो स्टेट है जिस कर्क रेखा गुजरती नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ओडिशा। ओडिशा से नहीं गुजरती। 4 स्टेट्स कौन कौन सी है, एक गुजरात होगी, राजस्थान होगी, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इन 8 स्टेट्स से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा गुजरती है, ओडिशा से नहीं गुजरती। तो ये 30 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में जीके के पूछे गए थे। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाला जो
आपका एग्जाम था उसमें 30 जीके कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, आपको आइडिया लग रहा होगा। जो साइंस के क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो साइंस आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। क्वेश्चन 31 देखिए, केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखिए यहाँ पर पहले हमसे बेकिंग सोडा का जो है केमिकल फॉर्मूला पूछा था। अब देखिए दूसरी अगले साल जब पेपर होता है तो क्या पूछ रहा है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ऐसे आपको सभी चीज़ों के केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है, CaSO4.2H2O, CaSO4.H2O, CaSO4.3/2H2O या CaSO4.12H2O। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4, ठीक है, CaSO4.12H2O। तो ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट देखिए 32, विच इज एम्फीबियस। तो एम्फीबियंस क्या होते हैं, जो पानी और आपकी ज़मीन दोनों में रह सकते हैं। तो कौन सा हो गया, मेंढक हो गया, तारा मछली हो गया, विद्युत किरण हो गई या ऑक्टोपस हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या है, मेंढक। जो फ्रॉग होता है वो आपने देखा होगा पानी और ज़मीन दोनों में ही रह सकता है। तो एम्फीबियन कौन सा है, इसमें मेंढक है। 33 देखिए, व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ हियरिंग ऑफ साउंड इन ह्यूमंस। अब देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आपको मैंने बताया था जो हम साउंड सुन सकते हैं वो कौन से हर्ट्स का होता है, कितने से कितने तक, तो वो होता है 20 हर्ट्स से 20,000 हर्ट्स तक। तो देखिए क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है, इतना अगर आपका साउंड होगा तो हम उसे हेयर कर पाएंगे। तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट देखिए 34, हु बिल्ड द सांची स्तूपा। तो जो सांची की स्तूप है उनको किसने बनाया था, अशोका ने, चंद्रगुप्ता ने, समुद्रगुप्त ने या सिकंदर ने। तो सांची के स्तूप है उन्हें बनाया था अशोक ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच एसिड इज फाउंड इन आंट स्टिंग। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो गया है। जो चींटी का डंक होता है उसमें कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक होता है, सिट्रिक होता है, फॉर्मिक होता है या एसिटिक होता है। तो ये मैंने आपको बताया था, जो चींटी का डंक है उसमें कौन सा होता है, फॉर्मिक अम्ल यानी फॉर्मिक एसिड होता है। 35 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और नीचे मैं आंसर वाली पीडीएफ भी दे दूंगा, खुद चेक भी कर लेना कितने क्वेश्चन आपके ठीक हो रहे हैं। 36 देखिए, हाउ मच अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इज देयर इन द एटमॉस्फेयर। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा है, तो बताइए कितनी है, 75%, 76%, 77% या 78%। तो इसका राइट आंसर क्या है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें नाइट्रोजन कितना है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, कितना है, 78% है। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 37 देखिए, इन विच इंडस्ट्री इज लाइमस्टोन यूज्ड एज रॉ मटेरियल। तो देखिए ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो गया है। जो चूना पत्थर है वो किसके मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है, एल्यूमिनियम, चीनी, सीमेंट या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है, सीमेंट। तो सीमेंट का जो मैन्युफैक्चर होता है उसमें लाइमस्टोन एक रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है। 38 देखिए, व्हाट इज द संस्कृत नेम ऑफ रावी रिवर। तो जो रावी नदी है उसका संस्कृत नाम आपको बताना है, विपाशा है, इरावती है, चंद्रभागा है या शातुद्री है। तो बताइए जो रावी रिवर है उसका संस्कृत नाम क्या है। पहला हमें विपाशा दिया, ये किसका है, ये तो ब्यास का संस्कृत नाम है। इरावती किसका नाम है, ये रावी का संस्कृत नाम है। तो आपका 38 का जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी। अगर आपको अपनी तैयारी में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7018186561 पे। इस पे लिख देना जेबीटी टेट ऑनलाइन प्रिपरेशन, ऐसे करके मुझे मैसेज कर देना, मैं समझ जाऊंगा आपको ऑनलाइन कोचिंग चाहिए। हमारी जो है 5 से 6 घंटे डेली लाइव क्लासेज होती है, हिंदी, इंग्लिश, हिमाचल जीके, साइंस, इंडियन जीके, मैथ, हर एक सब्जेक्ट हम आपको पढ़ाते हैं। और लाइव क्लासेस डेली आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाती है, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, सब कुछ हम ही आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं और आपकी तैयारी को और स्टूडेंट से बेहतर बनाएंगे। और कोशिश करेंगे अगर आपका जेबीटी टेट का फर्स्ट अटैम्प्ट है तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही इसे क्वालिफाई आपको करवाएंगे। तो ऐसा है, बहुत अच्छी तैयारी होती है। अगर आपको अभी बिगनर हो, तैयारी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे जो है कोचिंग ले सकते हो। बाकी इतना मुश्किल नहीं है टेस्ट निकालना, अगर खुद भी तैयारी करोगे तो भी निकाल दोगे। कुछ बुक्स है बस स्पेसिफिक उनको लेना, जैसे हिंदी ग्रामर के लिए एचजी पब्लिकेशन के लिए लेना, इंग्लिश के लिए नीतू सिंह के लिए लेना। ऐसे आपके जो सब्जेक्ट है उनके लिए अलग अलग बुक लेना और उनको अच्छे से रीड करना। जैसे लूसेंट तो बेसिक है, अगर आप जीके पढ़ो तो लूसेंट तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। तो ऐसा है, वहाँ से भी लूसेंट भी पढ़ोगे, हिमाचल दर्पण, बेसिक बुकें पढ़ोगे तब भी आप पेपर को निकाल दोगे। इतना मुश्किल पेपर नहीं है, मगर फिर भी अगर अभी स्टार्टिंग कर रहे हो तब आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हो। 39 देखिए, द ह्यूज रेबिलियन ऑफ 1857 हैड स्टार्टेड। तो 1857 का जो विद्रोह था वो कहाँ से शुरू हुआ था, झांसी से, ग्वालियर से, लखनऊ से या मेरठ से। तो बताइए जो 1857 का जो रिबेलियन था, क्रांति थी, वो कहाँ से शुरू हुई थी। तो 39 का राइट आंसर है मेरठ। तो मेरठ से ये स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट देखिए 40, व्हेन इज वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेटेड। तो विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो बताइए 5 सितंबर को, 22 अप्रैल को, 23 मार्च को या 14
नवंबर को। अब मैंने एक क्वेश्चन पहले पढ़ा था, वो क्या था, वर्ल्ड वाटर डे, वो हम मना रहे थे कब, 22 मार्च को मना रहे थे। उसी टाइम मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाते हैं, 22 अप्रैल को मनाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, जो वर्ल्ड अर्थ डे है वो 22 अप्रैल को मनाते हैं। तो देखिए डेट हर एक एग्जाम में आपसे पूछी जा रही है। 41 देखिए, विच गर्ल फ्रॉम हिमाचल प्रदेश वॉज द यंगेस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट इन 1933। तो कहना चाहता है हिमाचल प्रदेश की कौन सी लड़की थी जो 1993 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की सबसे कम आयु वाली लड़की थी। तो बताइए कौन थी, कमलेश्वर कुमारी थी, संतोष यादव थी, डिक्की डोलमा थी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है, 41 का इसका जो राइट आंसर है वो है डिक्की डोलमा। तो 1993 में ये वर्ल्ड की सबसे यंगेस्ट गर्ल बनी थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। ये कहाँ की रहने वाली है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की ये रहने वाली है डिक्की डोलमा, और ये सबसे यंगेस्ट बनी थी 1993 में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली। अब 42 देखिए, विच इज़ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो कृत्रिम झील से क्या समझे आप, मैन मेड लेक, ठीक है, इंसानों द्वारा बनाई गई। घड़ासरू झील है, गोविंद सागर झील है, खजियार झील है, या चंद्रताल है। तो 42 का राइट आंसर क्या है, 42 का जो राइट आंसर है वो है गोविंद सागर झील। तो गोविंद सागर झील कहाँ पड़ती है, ये बिलासपुर में पड़ती है, और ये सबसे बड़ी मैन मेड लेक है हिमाचल प्रदेश की। कौन सी, गोविंद सागर झील। अगर नेचुरल पुट से तो वो कौन सी है, रेणुका लेक, जो कि आपकी सिरमौर में पड़ती है। ये हमें मैन मेड पूछी यानी आर्टिफिशियल लेक सबसे बड़ी, तो वो गोविंद सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43, मैच द करेक्ट पेयर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको सही जोड़ा जो है उसे मेल कराना है। तो यहाँ पर देखिए हमें ऑप्शन क्या दिए, कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन, तो भारोत्तोलन क्या होगा, वेट लिफ्टिंग, ठीक है। ज्वाला भुट्टो क्रिकेट से, साइना नेहवाल टेनिस से, मिताली राज हॉकी से। तो सबसे सही जोड़ा कौन सा है, यानी आपको खेल बताना है कौन सा खेल करती है। जो कर्णम मल्लेश्वरी है ये कौन सा, वेट लिफ्टिंग ही करती है। तो ये आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। अब जो आपका जैसे साइना नेहवाल होगी, क्या टेनिस खेलती थी, नहीं, ये बैडमिंटन खेलती। तो ये सारे आपके रॉन्ग पेयर हैं। जो कर्णम मल्लेश्वरी है ये वेट लिफ्टिंग से जो है संबंधित है, तो ये राइट हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44, हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे, तो कौन थे, जेवी मावलिंकर, डॉक्टर बलराम जाखड़, मीरा कुमार, जीएमसी बालियोगी। तो बताइए कौन थे, तो फर्स्ट स्पीकर कौन थे लोकसभा के, वो थे जेवी मावलंकर। तो इनका राइट आंसर क्या हो गया क्वेश्चन 44 का, वो है ऑप्शन ए, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो वो थे जेवी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड। तो आपको इसमें ह्यूमन ब्लड का पीएच वैल्यू बताना है। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा होगा पीएच वैल्यू पूछी थी किसकी, वाटर की। तब मैंने आपको बताया था वाटर जो है ना ही एसिडिक है ना बेसिक है, न्यूट्रल है, तो 7 है। जो ह्यूमन ब्लड है उसकी पीएच वैल्यू कितनी है, 7.2, 7.8, 6.6 या 7.4। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है 7.4। तो थोड़ा बेसिक है जो ह्यूमन ब्लड होता है, तो उसका पीएच वैल्यू 7.4 है। तो देखिए सिमिलर क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तभी मैंने आपके लिए जो है पीडीएफ बना रखी है ताकि आपको एक ट्रेंड पता लगे कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब देखिए विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड तानसेन सम्मान। तो तानसेन सम्मान जो है वो किस राज्य द्वारा जो है शुरू किया गया, यानी तानसेन सम्मान जो अवार्ड है वो देते हैं, कौन देते हैं, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। तो तानसेन सम्मान जो है वो कौन सी स्टेट में दिया जाता है, मध्य प्रदेश में दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज रिकेट्स। तो जो रिकेट्स है वो किस बीमारी से होता है, किस विटामिन की कमी से जो ये बीमारी है होती है, विटामिन ए की, विटामिन बी की, विटामिन सी की या विटामिन डी की। तो रिकेट्स जो है वो किसकी वजह से होता है, किसकी डेफिशिएंसी, किसकी कमी की वजह से होता है, विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट्स होता है। तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। वेयर इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन लोकेटेड। तो दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहाँ है, सिक्किम में, टाशिगांग में, काजा में या रिकोंगपियो में। तो उस समय ये करंट अफेयर का क्वेश्चन होगा, तभी एग्जाम में पूछा गया होगा। तो इसका राइट आंसर टाशिगांग था, ठीक है। उस समय जो वर्ल्ड का हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन था वो टाशिगांग था, तो करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो एग्जाम में डाल दिया होगा। नेक्स्ट देखिए 49, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ विटामिन B2। तो विटामिन B2 का अन्य नाम आपको बताना है, थायमिन है, हीमोग्लोबिन है, राइबोफ्लोबिन है या फिर डिक्सट्रोज है। तो बताइए क्या होगा इसका, विटामिन B2 का आपको जो है नाम बताना है कि अदर नेम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है थायमिन है, ठीक है। हीमोग्लोबिन तो ब्लड ही हो गया, उसको बोलते हैं। तो विटामिन B2 का जो आपका अदर नाम है वो थायमिन है। 49 का राइट आंसर ऑप्शन ए है।
फिर है वेयर इज पुष्कर फेयर ऑर्गेनाइज्ड, तो जो पुष्कर मेला है वो कहाँ पर होता है, तो सब राजस्थान में होता है पुष्कर मेला, मगर यहाँ पर आपसे स्पेसिफिक जो है लोकेशन पूछिए कि जोधपुर में हो रहा है, जयपुर में, अजमेर में, उदयपुर में, तो सारी जगह आपकी राजस्थान में। तो इसमें पूछ रहा है कहाँ पर हो रहा है, राजस्थान में भी, तो पुष्कर फेयर कहाँ होता है, पुष्कर मेला ये राजस्थान के अजमेर में होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, इन विच ईयर वॉज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ रोहतांग टनल लेड, तो जो रोहतांग टनल है उसकी फाउंडेशन रखी गई थी, यानी उसका जो कार्य है उसे स्टार्ट करना था, एक फाउंडेशन रखते हैं पहले कि हाँ अब यहाँ पर रोहतांग टनल बनेगी, तो कब रखी गई थी, 2010 में, 11 में, 9 में, 12 में। अब तो आपको पता है रोहतांग टनल खुल भी गई है, तो अब आपको जो है ये पुराना क्वेश्चन पूछा गया था कि फाउंडेशन कब रखी है, तो इसका जो राइट आंसर है वो 2010 है। ठीक है, 2010 में फाउंडेशन रखी थी, तो देखिए इतने साल लगे अब जाके जो है रोहतांग टनल आपकी खुली है, तो इतने साल बाद जो है रोहतांग टनल आपकी बनके तैयार हुई, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। 52 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो आपको बताना है कौन सा देश है जो आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का पार्ट परमानेंट मेंबर नहीं है, तो कौन नहीं है, 5 जो आपकी कंट्रीज है वो इसकी पार्ट है, तो 5 कंट्रीज कौन कौन सी है, वो आपकी चाइना है, फ्रांस है, रशिया है, यूके है एंड यूएस है। तो इसमें पूछा कौन सी परमानेंट मेंबर नहीं है, फ्रांस नहीं है, चीन नहीं है, इंग्लैंड नहीं है, जर्मन नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जर्मन। ठीक है, जर्मनी जो है वो यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका परमानेंट मेंबर नहीं है। फ्रांस भी है, चाइना भी है, इंग्लैंड किसको बोल रहा है, ये यूनाइटेड किंगडम को बोल रहा है, फिर आपकी यूनाइटेड स्टेट्स होगी और रशिया, ये 5 जो कंट्रीज है ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स है, बस 5 ही है, तो जर्मनी नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। कभी कभार ऑप्शन में इंडिया भी दे देता है, तो इंडिया भी जो है परमानेंट मेंबर नहीं है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। फिर देखिए, हु वाज द फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश के आपको बताना है फर्स्ट लोकायुक्त कौन थे, आर.एस. पाठक, टी.वी.आर. टाटाचारी, हीरा सिंह ठाकुर या पी.सी. मल्होत्रा, तो इसका राइट आंसर क्या है, फर्स्ट लोकायुक्त कौन थे हिमाचल प्रदेश के, वो थे टी.वी.आर. टाटाचारी, तो टी.वी.आर. टाटाचारी थे ये हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट लोकायुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर्स इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो अभी मैंने आपको बताया कि जो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें कितने परमानेंट मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। कौन कौन से थे, चाइना था, रशिया था, यूनाइटेड किंगडम था, यूनाइटेड स्टेट्स था, फ्रांस था, ये 5 कंट्रीज थी। नेक्स्ट देखिए 55, एट वट टेम्परेचर आर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट इक्वल, तो जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल है उनका तापमान जो है कब बराबर होता है, कौन से टेम्परेचर में, -30 डिग्री में, -40 डिग्री में, -45 डिग्री में या -50 डिग्री में, तो साइंस का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या है, -40 डिग्री सेल्सियस में। तो जो आपका सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो टेम्परेचर है वो इक्वल कब होता है, कब इक्वल होता है, -40 डिग्री सेल्सियस में वो इक्वल होता है। 56 देखिए, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी, तो आपको सीएनजी की जो है फुल फॉर्म बतानी है, तो सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है, डायरेक्टली आपको आंसर बताता हूँ, ये क्वेश्चन एग्जाम और भी एग्जाम में पूछा गया था, पुलिस के एग्जाम में आया हुआ है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वेयर इज सांभर लेक, तो जो सांभर झील है ये कहाँ पर है, राजस्थान में है, जम्मू कश्मीर में है, उड़ीसा में है, केरल में, तो बताइए जो सांभर लेक है ये कहाँ पर पड़ती है, ये राजस्थान में पड़ती है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, सांभर लेक कहाँ है, ये राजस्थान में पड़ती है। 58 देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ रेड शेडो ऑन द हिमालयाज, तो ये एक बुक है हिमालय पर लाल छाया। ठीक है, हिमालय पर लाल छाया ये जो बुक है ये किसने लिखी थी, शांता कुमार ने, करम सिंह ने, लालचंद प्रार्थी ने या जगमोहन वलोकरा ने, तो इसका जो राइट आंसर क्या है, ये हिमाचल जीके का क्वेश्चन है वैसे आपका, तो हिमालय पर लाल छाया बुक किसने लिखी थी, शांता कुमार ने लिखी थी, तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन वाज द एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप्ड ऑन नागासाकी एंड हिरोशिमा, तो जो नागासाकी और हिरोशिमा है उसमें जो है एटॉमिक बॉम्ब कब गिराया गया था, 1940 में, 1942 में, 1945 में, 1948 में, तो बताइए जो नागासाकी और हिरोशिमा है वहाँ पर जो है बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब गिराया था यूनाइटेड स्टेट्स ने, कब गिराया था, तो वो गिराया था 1945 में, तो 59 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। फिर देखिए, हु इज़ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो आपको बताना है जो भारत है वहाँ पर मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो ये उस समय का क्वेश्चन है जब आपका टेट का एग्जाम होगा, उस समय जो है अलग होंगे, अभी प्रेजेंट में अलग होंगे, तो उस समय कौन थे, उस समय थे सुनील अरोड़ा, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन थे, वो थे सुनील अरोड़ा। अब आपको बताना है कमेंट में कि प्रेजेंट में कौन है, क्योंकि ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर है तो उस समय ये क्वेश्चन पूछा गया होगा। अब बताइए चीफ इलेक्शन कमिश्नर
ऑफ इंडिया कौन है प्रेजेंट में? कमेंट में मुझे आंसर बताइएगा। बाकी वीडियो लंबी हो रही है तो वीडियो को हम इतने रखते हैं। मैंने पीडीएफ आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिए, देख सकते हैं आप सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पर डाल रखे, और नीचे आंसर की भी आपको दे दूंगा। तो 60 क्वेश्चन तो हमने कर लिए, इसके बाद के सारे क्वेश्चन आपने जो है ज़रूर चेक करने हैं अगर आप जेबीटी टेट का एग्जाम देने वाले हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी अगर आपको जेबीटी टेट का स्टडी मटेरियल चाहिए होगा तो इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो 7018186561 पे। और मैं आपसे अब अगली क्लास में मिलूंगा। अगली क्लास में हम और जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हें कवर करेंगे, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, साइकोलॉजी हो गया। तो वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी हम अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।